एवरीवन, मेरा नाम कनिका अनब है और मुझे नेट JRF एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 2 मिला है। मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंसेस था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से की है। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी था वहाँ पर, जिसके बाद अभी मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम JNU एंड मेरा सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है अभी। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था नेट एग्ज़ाम के लिए, जिसके वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो अगर आप सिलेबस देखते हैं तो फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी। अब इस यूनिट का अगर आप उसके सब टॉपिक्स देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे इसमें दो चीज़ें मेनली कवर होती हैं। जो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट होता है वो आता है इसमें, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी वाला पार्ट है वो आता है। बायोकेमिस्ट्री में आपको मेटाबॉलिक पाथवेज वाला पार्ट भी कवर करना है और एंजाइमोलॉजी भी कवर करना है। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स हैं जो आपको जिनके बारे में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पार्ट स्पेशली प्रोटीन्स में आपको रामचंद्रन प्लॉट काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। और थोड़ा वियर्ड लगेगा क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर 20 और उनके स्ट्रक्चर्स याद रखना मुश्किल है, बट अमाइनो एसिड्स का एक बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि किनका क्या नेचर होता है, किनका किस तरह का साइड ग्रुप है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर द कंप्लीट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, एक बेसिक आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं कि इस अमाइनो एसिड की जगह कुछ और होता तो क्या होता। सो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, या फिर किस अमाइनो एसिड का प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है, इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि वो रामचंद्रन प्लॉट से भी रेलिवेंट होते हैं दैट वे। तो फिर यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दोज पार्ट्स। मेटाबॉलिक पाथवेज में सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि किसके बाद क्या हो रहा है एंड वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व, व्हाट आर द को एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंजाइमोलॉजी में स्पेशली यू हैव टू फोकस ऑन द सम्स वाला पार्ट, कि वो जब हम KM वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें, एंड ऑल्सो एंजाइम इनिबिशन से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, सो यू शुड बी थरो विद दैट। Talking about the books you should refer for this section, I would say Leninger और Voigt and Voigt are the best books. Structural biology के लिए I refer to both Leninger and Voigt and Voigt. बाकी एंजाइम इनिबिशन वगैरह लेनिंजर इज़ सफिशेंट एंड आई थिंक दैट शुड डू। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं इनमें विच यू शुडंट इग्नोर। ऑल्सो द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट ऑल्सो यू शुड फोकस अपॉन। Now coming to Unit 2 is cell biology basically. So cell biology में there's nothing much to say. Bruce Alberts is like the Bible for cell biology. So I followed Bruce Alberts blindly for cell biology. Cell biology में जो topics थोड़े ज़्यादा important है, जिनसे ज़्यादा questions पूछते हैं, उनमें आता है आपका cell cycle regulation, जो different P53 वगैरह का जो रोल होता है, वो सारी चीज़ें important होती हैं। द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो सारे से क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं। साथ ही साथ मियोसिस माइटोसिस, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, कहाँ पर प्लॉइडी चेंज हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेल्युलर वेसिकल ट्रैफिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेसिकल्स में होता है, वो वेसिकल्स कहाँ डायरेक्टेड होती हैं, COP1 किधर से किधर जाता है, COP2 किधर से किधर होता है, कैवियोलिन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, क्लैदरिन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये सारे से क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली, सो यू शुड बी थरो। ऑल्सो जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट रहता है उससे कभी कभी सम्स भी आ सकते हैं, बट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो वो भी आपको क्लियर रहना चाहिए। And the book, as I said, is Bruce Alberts. Coming to Unit 3 now. Unit 3 is the molecular biology unit. So molecular biology में that's mainly about transcription, translation, replication. तो ये तीनों ही चीज़ें, because यही मेन चीज़ें हैं, तो ये तीनों ही important है एक तरीके से। You should be thorough with the फैक्टर्स जो आते हैं उसमें, TF2D कहाँ पर आता है या TF2H कहाँ पर आता है, ऑल दैट जो डिटेल्स हैं। कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी वाला GTP-GDP रेशियो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन बायोकेमिस्ट्री एज वेल। कहाँ पर कितने GTP कंज्यूम हो रहे हैं, ऑल दैट शुड बी क्लियर। फिर
ये आपके ओपरॉन से हमेशा सवाल आते हैं. सो ओपरॉन्स यू शुड रीड दैट वेरी थरोली. ऑल्सो RNA प्रोसेसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कहाँ पर 5' क्लीवेज होता है, 3' क्लीवेज होता है, mRNA, rRNA, tRNA, वो सारा कुछ वो क्लियर होना चाहिए. इसके अलावा वो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, वो तो बेसिक है, वो सभी को आना चाहिए. इसमें ये जो ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिटर्स के जैसे एक्ट करते हैं, उनसे अक्सर क्वेश्चंस रहते हैं. एंड दीज आर इजी क्वेश्चंस लाइक मैच द फॉलोइंग होता है. अगर आपको 1-2 भी पता है तो एट अ लॉट ऑफ टाइम्स वो क्वेश्चंस बन जाते हैं 1-2 पता होने से भी. तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर. ज़्यादा ड्रग्स नहीं है. आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर 15-20 ड्रग्स, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ. सो ये दिस इज़ फॉर इट. एंड कमिंग टू द बुक, आप वॉटसन रेफ़र कर सकते हैं. वॉटसन इज़ अ वेरी नाइस बुक फॉर इट. और आई ऑल्सो रेफ़र टू जीन्स बाय बेंजामिन ल्यूइन. उसमें भी काफ़ी अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है. सो दीज 2 बुक्स आर गुड फॉर दिस. नाउ कमिंग टू द 4th सेक्शन, जो कि हमारा सेल कम्युनिकेशन और इम्यूनोलॉजी वाला सेक्शन है. तो इसमें क्योंकि फिर से सेल कम्युनिकेशन हैज़ टू डू विद सेल बायोलॉजी, सो अगेन आई वुड से ब्रूस एल्बर्ट्स इज़ अ वेरी नाइस बुक. तो उसमें आप काफ़ी सेल सिग्नलिंग वगैरह अच्छे से पढ़ सकते हैं. सेल सिग्नलिंग में यू नीड टू पे अटेंशन टू द नॉच पाथवे, द हेजहॉग पाथवे, विंट पाथवे. ये चीज़ों से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और ये चीज़ें आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी काम आ जाती हैं. सो ये पाथवेज, ये सिग्नलिंग पाथवेज क्लियर होने चाहिए. इसके अलावा जो कैंसर वाला भी एक सब टॉपिक है. तो कैंसर में इफ़ यू रेफर टू द ब्रूस एल्बर्ट्स बुक, कैंसर इज़ अ ह्यूज टॉपिक बट उतना जानने की ज़रूरत नहीं होती है. यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड ऑन्कोजीन्स. वो उनका क्या रोल होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. और मोस्टली क्वेश्चंस उससे ही आ जाते हैं. और P53, B27 ये सब का रोल थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए उसमें कैंसर के केस में. इम्यूनोलॉजी, आई वुड से QB इज़ अ वेरी नाइस बुक बट QB इज़ वेरी डिटेल्ड और जनरली इम्यूनोलॉजी से कम क्वेश्चंस रहते हैं. सो अगर आपके पास, आई वुड पर्सनली से कि if you have to save time and be efficient at the same time, you can refer to the Pathfinder books. Pathfinder books में immunology की एक particular lesson है. तो उतना knowledge is sufficient क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं immunology. So अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर you can always refer to the book in general. Also कुछ फिर छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स या एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स. इनके लिए भी there's a huge chapter in Bruce Alberts, but I refer to the Pathfinder books क्योंकि क्रिस्प तरीके से एक्सप्लेन था और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें. So you can always refer to the Pathfinder books. Now coming next, the next unit is developmental biology. Developmental biology के लिए Gilbert and Wolpert, these are the 2 good books. Gilbert is a very nice book, I would say. और developmental biology, there's a lot to learn, काफ़ी कुछ है याद करने को उसमें. So I did not do the entire section completely. पूरा chapter मैंने नहीं पढ़ा था उसके लिए. I focused on some topics जो थोड़े easy थे और जो ज़्यादा conceptual उतना ज़्यादा नहीं था because I had other topics prepared, so I thought कि ये थोड़ा सा छोड़ सकते हैं. So I personally did the cleavage patterns, that is important. उससे questions आते हैं, it's a direct question, so it will be easy to answer. Apart from that वो pattern of yolk distribution, polyspermy का prevention, vulva development is a very important topic, हमेशा questions रहते हैं उससे. और साथ ही फिर ड्रोसोफिला का जो एक्सिस डेवलपमेंट वगैरह का क्वेश्चन रहता है वो हमेशा ही रहता है, दैट्स देयर एवरी ईयर. सो अगर आपको जैसे आई पर्सनली फाउंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी वेरी ह्यूज एंड देयर वाज टू मच टू लर्न. सो आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ पार्ट्स एंड मैंने उन पार्ट्स पे फोकस किया जिनसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं. तो एटलीस्ट मेरे 1-2 क्वेश्चंस उतने से हो गए एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी. Now moving to the next unit, plant physiology. Trust me, I'm a zoology person, so I did not prepare plant physiology at all, but some of my friends did, and I think the Pathfinder chapter on plant physiology is sufficient. And also actually plant physiology में अगर आपने
मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट किया है, जो पाथवेज होते हैं उनसे भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो समटाइम्स आपसे वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। वैसे प्लांट फिजियोलॉजी में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, ओपाइंस का, टर्पेनॉइड्स का, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं बुक से। Next, the next unit is animal physiology. Animal physiology again, I would say Pathfinder books में sufficient दिया है. I also had animal physiology during my graduation. So graduation में हमें टॉर्टोरा नाम की बुक से पढ़ाते थे, बट टॉर्टोरा में साथ ही साथ अनाटमी भी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन्ड है, जो कि उतना नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो आप टॉर्टोरा से अगर पढ़ते हैं तो यू कैन ऑलवेज स्किप द एनाटमी पार्ट और आप बस फिजियोलॉजी वाले पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। इस यूनिट में स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम का जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, दैट उससे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो वो काउंटर करंट एक्सचेंज वगैरह जो होता है, वो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस, उससे क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है थोड़ा। साथ ही साथ कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कार्डियक साइकिल से क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा। और ऐसे बट पाथफाइंडर इज़ ऑल्सो गुड इनफ फॉर दिस, एंड आई वुड से कि आप दोनों को मिलाकर पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। मूविंग नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट यूनिट होता है जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स के लिए क्लग एंड कमिंग्स इज़ अ वेरी नाइस बुक, इट इज़ अ वेरी ईजी बुक, फॉरेन ऑथर का बुक है, बट द लैंग्वेज इज़ सो ईजी कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। और जेनेटिक्स में बेसिकली आपको ज़्यादा देयर इज़ नॉट मच टू लर्न, याद करने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं उसमें, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आपको पेडिग्रीज क्लियर होने चाहिए, जो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, कौन सा एक्स लिंक्ड होता है या कौन सा वाई लिंक्ड होता है, या कौन सा ऑटोसोमल है, रिसेसिव, डोमिनेंट, क्या डिफरेंस होता है, ताकि पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चंस बन सके आपसे। इसके अलावा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सेक्स स्पेसिफिक ट्रेट्स जो होते हैं वो चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये MCQs में एक्चुअली यही पूछते हैं। तो जेनेटिक्स में आपको याद करने की चीज़ें कम हैं, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक किया जाता है बिल्कुल जेनेटिक्स में। साथ ही साथ सम्स भी होते हैं, तो सम्स के लिए भी क्लग एंड कमिंग्स इज़ अ नाइस बुक, उसमें रिकॉम्बिनेशन वगैरह के सम्स हैं, तो वो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स में आपको मैपिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो मैपिंग आपकी डिलीशन मैपिंग हो सकती है, या सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन मैपिंग हो सकती है, या फिर आपका वो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हो सकता है। सो ये सारे टॉपिक्स क्लग एंड कमिंग्स में दिए हुए हैं, साथ ही साथ पाथफाइंडर की बुक में भी काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे आपको। तो अगेन आई वुड से कि आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, दैट विल बी वेरी एफिशिएंट। Now moving next unit is diversity and life forms. ये बहुत ही easy unit I would say, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला यूनिट है नहीं। तो इसमें आपको, मैंने पर्सनली पाथफाइंडर बुक से पढ़ाई की थी, और बाकी मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन में जूलॉजी था, तो थोड़ा सा एनिमल का क्लासिफिकेशन थोड़ा ऐसे ही क्लियर था दिमाग में, सो दैट हेल्प मी। ओके, नाउ कमिंग टू यूनिट 9। यूनिट 9 में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं, लाइफ फॉर्म डाइवर्सिटी के बारे में है ये यूनिट। सो इसमें आपको बेसिकली वो जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का, वो आपको पता होना चाहिए, फॉर दैट मैटर बैक्टीरिया या फंजाई का भी, बिकॉज कभी कभी वो भी पूछते हैं। जो अलग अलग फाइला होते हैं आपके, उनमें क्या लार्वल फॉर्म्स होते हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग वगैरह में एकाइनोडर्म के लार्वा से या पोरिफेरा के लार्वा से, तो वो लार्वल फॉर्म्स का नाम वगैरह थोड़ा सा याद रहना चाहिए। सेम फॉर प्लांट्स में भी आपको थोड़ा बेसिक याद रहना चाहिए कि किस में, जैसे स्टोरेज फॉर्म मैनेटॉल किस में होता है, या फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होता है, वो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है। सो दैट नीड्स टू बी क्लियर, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस इज़ एन ईजी वे ऑफ स्कोरिंग मार्क्स, तो आप मिस नहीं करना चाहेंगे इस पर। सो हाँ, इसके लिए, इस यूनिट के लिए भी पाथफाइंडर, इस यूनिट के लिए आई ओनली रेफर टू द पाथफाइंडर बुक, एंड दैट वाज सफिशेंट। कोई इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना डिटेल रिक्वायर्ड ही नहीं है। साथ ही साथ मेरे पास अरिहंत की भी एक किताब आती है UGC नेट की, CSIR नेट, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे ये टॉपिक्स, बट वो स्पेसिफिकली मतलब उतना हेल्पफुल नहीं है वो बुक एज़ कम्पेयर टू द पाथफाइंडर बुक्स। तो दैट इज़ एन ऑप्शन, वो आप डिसाइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रेफर टू दैट बुक और नॉट। आई हैड ऑर्डर इट, एंड
थोड़ा हेल्पफुल था बट इट वॉजंट टू हेल्पफुल फॉर मी. Okay, now moving to the next unit, unit 10 is ecology. And ecology वाले unit में से काफ़ी सवाल आते हैं and that's a scoring section. Okay, so ecology में I had only referred to Pathfinder. कुछ लोग special books पढ़ते हैं उसके लिए, but मेरे को personally लगा कि ecology के लिए Pathfinder was sufficient, तो मैंने सिर्फ Pathfinder से ही पढ़ा था. इकोलॉजी में ग्राफ बेस्ड सवाल काफ़ी आपको मिलेंगे, तो उस चैप्टर में भी अगर आप देखिएगा तो काफ़ी ग्राफ्स वगैरह से एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो फिर इट विल हेल्प यू. और साथ ही साथ मतलब सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, सम्स टाइप के क्वेश्चंस, तो आप वो सम्स भी थोड़ा सा देख के जा सकते हैं क्योंकि वो दैट इज़ ईजी मार्क्स. ओके, एंड साथ ही साथ मैंने अरिहंत की बुक से भी कुछ चीज़ें रेफ़र की थी क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्पफुल था, तो ये दोनों को मिलाकर पढ़ सकते हैं, दैट विल बी सफिशेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में देर इज़ नॉट मच अगेन, आप वही मैंने सिर्फ पाथफाइंडर से ही पढ़ा था, बट कुछ इंडियन ऑथर वीर बाला रस्तोगी वगैरह उनकी जो किताब है दैट इज़ सफिशेंट. आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा फॉरेन ऑथर्स आपको ज़रूरत होती है. इवोल्यूशन वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों पे सवाल ज़्यादा होते हैं आपको, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, उन दोनों का डिफरेंस वो सब क्लियर होना चाहिए. कुछ सम्स आते हैं अक्सर इवोल्यूशन में. ओके, इवोल्यूशन में एक और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विच इज़ द बिहेवियरल इकोलॉजी या बिहेवियरल इवोल्यूशन वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. जो ऑल्ट्रिज्म के क्वेश्चंस वो सम्स आ सकते हैं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, किन सिलेक्शन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रादर देन द कन्वेंशनल क्वेश्चंस. तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, और दिस शुड बी सफिशिएंट. इसके लिए मैंने प्योरली पाथफाइंडर ही पढ़ा था, अरिहंत भी नहीं. तो ये हो गया. नाउ मूविंग टू द लास्ट 2 यूनिट्स, यूनिट 12 एंड यूनिट 13. ये ज़्यादा अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें आपको टेक्निक्स वगैरह पे फोकस करना होता है. सो वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट आप बेसिक फर्मेंटेशन वगैरह कैसे होती है, बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर, वो सब का एक आइडिया रहना इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज आप नहीं जानते, समटाइम्स वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो वो होना चाहिए. फिर जीन थेरेपी वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सब पता होना चाहिए. बायो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं कभी कभी. फिर नेक्स्ट जो यूनिट 13 है आपका, 13 इज़ कम्प्लीटली टेक्निक बेस्ड. ओके, वो अलग अलग तरीके के टेक्निक्स उसमें पूछे हुए हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स है जिसमें कि आपका डीएनए आइसोलेशन वगैरह, इट्स अ ह्यूज यूनिट. तो वो उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए विल्सन एंड वॉकर या प्रिमरोज, वो जो उनकी बायोटेक्नोलॉजी की बुक आती है, उसमें मोस्टली सारे टेक्निक्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं. अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो सैमब्रुक एंड रसल भी पढ़ सकते हैं, बट सैमब्रुक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक. सो अगर आप इंटरेस्ट है तो आप सैमब्रुक रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिमरोज और विल्सन एंड वॉकर सफिशिएंट है इसके लिए फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट पाथफाइंडर की एक स्पेशल बुक भी आती है बायोफिजिकल टेक्निक्स पे, विच इज़ थोड़ी पतली किताब होती है वो बुक में भी काफ़ी डायरेक्ट तरीके से सारे टेक्निक्स वगैरह एक्सप्लेन है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं. इट इज़ ईजियर टू रेफ़र आई वुड से. तो उसमें सारा कुछ आपका न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, वो सब कुछ एक्सप्लेन है, तो दैट इज़ ईजी. फिर नेक्स्ट है आपका इम्यूनोटेक्निक्स. इम्यूनोटेक्निक्स आप क्यूबी में एक लास्ट वाला यूनिट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट यूनिट है जिसमें सिर्फ टेक्निक्स की ही बात की हुई है, तो क्यूबी का वो वाला पार्ट काफ़ी हेल्पफुल है. वो आप सीधा पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज आप उसको पढ़ के स्क्रैच ऑफ कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपके वो बायोफिजिकल टेक्निक्स आते हैं जिसमें आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह वो सारा कुछ आता है. तो वो पार्ट के लिए मैंने पाथफाइंडर की ही वो बायोफिजिकल टेक्निक्स वाली बुक को रेफ़र किया था. साथ ही साथ आपको काफ़ी बुक्स में, मतलब जैसे वॉइट एंड वॉइट वगैरह में भी कुछ मिलेगा, लेनिंजर में कुछ मिलेगा, क्रेटन इज़ अ बुक जिसमें आपको कुछ टेक्निक्स मिल सकते, तो और कुछ इंटरनेट से भी. तो इसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक एज सच नहीं, एक पाथफाइंडर तो था, उसके अपार्ट थोड़े कुछ अलग अलग बुक से थोड़ा पार्ट्स रेफ़र किया था. इंटरनेट से भी थोड़ा हेल्पफुल होता है, और साथ ही हमें क्लास में भी दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो क्लास नोट्स भी थोड़े से रेफर किए थे इसके लिए. तो बट इससे क्वेश्चंस रहते हैं, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो ट्राई नॉट टू लाइक लीव इट आउट. ओके,
उसके बाद फिर आपका स्टैटिस्टिकल मेथड से, स्टैटिस्टिकल मेथड से बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, एंड पर्सनली मेरी मैथ्स उतनी अच्छी भी नहीं है, सो आई डिड नॉट फोकस टू मच ऑन इट. बस एक बेसिक आइडिया था कि ये मीन, मीडियन, मोड वगैरह क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, स्क्यूड क्या होता है, तो उससे ही एक दो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो जनरली बन जाते हैं. तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था. इसके अलावा फिर रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स, ये आपके अरिहंत वाले बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है. इतने क्वेश्चंस इनसे भी नहीं आते हैं, तो उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. अरिहंत वाली बुक में आपको मिल जाएगा जो चाहिए. फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, वो मैंने अच्छे से पढ़ा था. वो ब्रूस एल्बर्ट्स में आपकी माइक्रोस्कोपी पे एक चैप्टर है, तो वो सफिशेंटली अच्छे से मिल जाएगा आपको. इसके अलावा फिर वो फील्ड मेथड्स वगैरह, उससे बेयरली क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो उतना ज़्यादा रेफ़र करने की, मतलब उसके लिए उतना ज़्यादा आपको स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं. मैंने तो कुछ भी नहीं किया था. उस बहुत रेयरली क्वेश्चंस रहते हैं उससे. ओके, इसके अलावा सो बेसिकली दीज आर द मेन बुक्स जो सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया. पाथफाइंडर लाइफ साइंसेस पार्ट 1, पार्ट 2 इज़ वेरी हेल्पफुल, आई वुड से. ऑफकोर्स वो अगर आप सिर्फ पाथफाइंडर पढ़ते हैं तो यू आर इन ट्रबल, क्योंकि पाथफाइंडर फैक्ट, वो बस मेन फैक्ट्स को स्टेट करता है. तो पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हर चीज़ में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है. सो आप अगर ओरिजिनल टेक्स्ट बुक अगर आप लेनिंजर से पढ़ते हैं तो उससे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है. यू गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ होल बेटर मैनर. ओके, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ओरिजिनल, मतलब जो फॉरेन ऑथर्स की टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनसे पढ़िए. साथ साथ एक पाथफाइंडर रहना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट गया, कुछ बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो वो छोटा छोटा आप रेफ़र कर लीजिए. कुछ साइड में है वैसा, तो इट शुड बी लाइक अ साइड प्रेपरेशन फॉर यू, नॉट द मेन प्रेपरेशन. ओके, एक्चुअली पाथफाइंडर से सिर्फ करके आपको सेक्शन सी में दिक्कत आएगी, क्योंकि सेक्शन सी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट्स होने के लिए आपको एक अच्छे टेक्स्ट बुक से पढ़ा होना ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ वेयर द ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हेल्प यू. इसके अलावा अरिहंत वाली जो किताब है वो आपको थोड़ी सी कुछ यूनिट्स के लिए हेल्पफुल है, बट नॉट ऑल द टाइम. तो दैट इज़ योर चॉइस, आई वुड से. अगर आप चाहते हैं तो आप वो बुक ले सकते हैं, उससे रेफ़र कर सकते हैं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर्स, 10 क्वेश्चन पेपर्स आर मोर देन सफिशिएंट. सो आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि हर साल में एग्जाम 2 बार होता है, तो आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं. उससे आपका काम हो जाएगा अच्छे से. एंड प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स. पर्सनली आई सॉल्व्ड 10 क्वेश्चन पेपर्स, और वो 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में भी सॉल्व किया था मैंने, ताकि एक आइडिया मिले कि एग्ज़ाम के डे कोई पैनिक क्रिएट ना हो जाए. इसके अलावा जहाँ तक की बात है एग्ज़ाम में कैसे आपको टाइम डेडिकेट करना है, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और आपके पास सेक्शन 3 है. सेक्शन ए जो है आपका, उसमें आपको बस 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, बट क्योंकि वो सॉल्व करने वाला होता है तो इट टेक्स टाइम. सो मैंने उसके लिए 40 टू मैक्सिमम 45 मिनट्स रखा था. फॉर द सेकेंड सेक्शन, सेक्शन बी है, उसमें आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मोस्टली फैक्चुअल है, तो फिर इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगेन. तो मैंने हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स इसके लिए रखा था. तो इतने के बाद मेरे पास 1.5 घंटे से ज़्यादा बचा था सेक्शन सी के लिए. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेक्शन सी में 75 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल ऑफ देम आर कॉन्सेप्चुअल. तो ईच क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है कि मतलब उसके बाद फिर यू ऑल्सो हैव टू चूज़ कि इनमें से कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको लेके आप कंप्लीटली श्योर है और कौन से वो हैं जिनमें थोड़ा सा आपको डाउट है. तो पर्सनली व्हाट आई डिड इज़ दैट मेरा मोर देन 1.5 आवर बचा था. सो मैंने मुझे सी सेक्शन में जो पार्ट्स बिल्कुल क्लियर लग रहे थे वो मैंने वहाँ पर एस मार्क लगाया था, एस फॉर श्योर. सो और वो मैंने साथ ही साथ OMR में भी मार्क कर दिया. जो और फर्स्ट आई डिड ऑल द श्योर क्वेश्चंस एंड उसके बाद फिर जो थोड़े से अनश्योर क्वेश्चंस थे उनमें मैंने NS लगा के रखा था. जिसके बाद अगर फिर आई चेक्ड कि अगर मेरे श्योर क्वेश्चंस ऑलरेडी 25 हो गए थे तो आई वुडंट हैव टू अटेम्प्ट द अनश्योर क्वेश्चंस. तो लकीली मेरे श्योर क्वेश्चंस 25 या रादर 26 थे, तो मेरे को वो रिस्क लेना ही नहीं पड़ा थोड़े अनश्योर क्वेश्चंस का. तो दैट इज़ हाउ आई अटेम्प्टेड. ऑल्सो एक और चीज़ जो लोग थोड़ा मिस कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको 25 के 25 सारे अटैम्प्ट करने हैं
या वहाँ पे 35 सारे अटैम्प्ट करने हैं. सो पर्सनली फॉर मी, मेरा सेक्शन सी में मेरे पास 25 क्वेश्चंस थे जिनके लेके मैं कम्प्लीटली श्योर थी. सो सेक्शन सी में आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस. सेक्शन बी में आई वाज ओनली श्योर अबाउट 30 क्वेश्चंस एंड आई थिंक उससे ज़्यादा अटैम्प्ट करने से मुझे लग रहा था कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती. सो आई ओनली अटेम्प्टेड 30 क्वेश्चंस और अदर 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस. एंड इवन इन सेक्शन ए आई वॉजंट श्योर फॉर 15 क्वेश्चंस. सो मैंने बस 13 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे उसमें. तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट ऑफकोर्स एक ये भी है कि ट्राई टू अटैम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. मतलब जितना आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं हो रहा है, तो ट्राई टू अटैम्प्ट दोज क्वेश्चंस. क्योंकि आप कम अटैम्प्ट करते हैं तो फिर आप यू एंड अप गेटिंग फ्यू मतलब लेस मार्क्स. सो मेरा मानना है कि एक डिसेंट अबव एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट डेफिनेटली करने चाहिए आपको. और हाँ, सो दैट इज़ इट फॉर द स्ट्रैटेजी एंड आई होप if you follow it, I hope you'll be succeeding in the exam too, and my best wishes for all of you. Thank you so much.